हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम क्या कर रहे थे, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे, है ना। उसका क्विक रिवीजन कर रहे थे। उसमें मैं लेक्चर 1 बना चुका हूँ, है ना। तो मैं आपसे बोलूँगा कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखें, फिर ही इस लेक्चर को देखें, है ना। चलिए, तो आज अपन इस लेक्चर में थर्मो का क्विक रिवीजन खत्म कर लेंगे। आज अपना थर्मो खत्म हो जाएगा। चलिए, तो आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम इंडिकेटर डायग्राम पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के इंडिकेटर डायग्राम बनाएंगे, जिसमें इंडिकेटर में हम पीवी डायग्राम देखेंगे, पीटी डायग्राम देखेंगे और वीटी डायग्राम देखेंगे। फिर हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, जो कि हम कुछ प्रोसेस में फर्स्ट लॉ को अप्लाई करना सीखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। फिर हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसमें अपन देखेंगे केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट, और उसी में हम पढ़ेंगे हीट इंजन, और साथ में क्या पढ़ेंगे बच्चों, रेफ्रिजरेटर पढ़ेंगे, है ना। तो इतनी चीजें आज अपन करने वाले हैं, और मैं किस टाइप के सवाल इससे पूछे जा सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर डायग्राम से, ठीक है। तो अपन को ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए बनाना है, जिसमें अपन कौन कौन से डायग्राम बनाएंगे। देखो बच्चों, पीवी डायग्राम, और अब मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीवी डायग्राम। अगर हमें किसी प्रोसेस का पीवी डायग्राम दिया हो तो उससे क्या फायदा होता है, अपन सीधा वर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। वो अपन बात कर चुके हैं। फिर अपन देखेंगे पीटी डायग्राम, फिर अपन देखेंगे टीवी डायग्राम, ठीक है। इतने डायग्राम अपन देखेंगे, सॉरी वीटी डायग्राम, ठीक है। वॉल्यूम टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर और प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के लिए। और यहाँ पे हम कौन सा प्रोसेस लेंगे, सभी एक्सपेंशन प्रोसेस लेंगे। कंप्रेशन के लिए आप बना सकते हैं। एक्सपेंशन में क्या होता है बच्चों, एक्सपेंशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें अपना वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, और वॉल्यूम घटता है तो क्या बोलते हैं बच्चों, उसको कंप्रेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बच्चों आइसोबारिक से। तो आइसोबारिक एक्सपेंशन के लिए अपन ये तीनों डायग्राम बनाएंगे, है ना। चलो बनाते हैं जल्दी जल्दी भाई। तो पीवी डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों, सबसे पहले अपन देख लेते हैं पीवी डायग्राम। तो आइसोबारिक क्या होता है, जिसमें प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो बच्चों प्रेशर कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, ये तो आप जानते हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 से 2 हम जा रहे हैं, और हमारा यहाँ पे प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम V1 है और यहाँ पे वॉल्यूम V2 है, और हम देख सकते हैं कि V2 इज ग्रेटर देन V1, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। तो अपना पीवी डायग्राम ऐसा बनेगा आइसोबारिक एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए, ठीक है। जो कि मैंने एरो से इंडिकेट क्या कर रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर आप एरो ऐसा बना देते तो आपको पता है आपका वॉल्यूम कम हो रहा होता, और ये कौन सा हो जाता आपका, आइसोबारिक कंप्रेशन प्रोसेस हो जाता बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, और इनका यूज भी देखेंगे। इंडिकेटर डायग्राम का यूज कहाँ कैसे हमें करना है और किस टाइप से सवाल आएगा। फिर अगर हम देखें पीटी डायग्राम बच्चों, क्या देखें, पीटी डायग्राम। तो पीटी डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे बनेगा। अब मुझे ये बताओ एरो कैसा जाएगा। अब एरो कैसा जाएगा, इसके लिए अपन को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे अपन दिमाग, देखो पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी। हम जानते हैं अगर प्रेशर कांस्टेंट तो जो हमारा वी होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मतलब समझ गए आप, टेम्परेचर आपका बढ़ेगा, मतलब एरो ऐसे जाएगा। 81 टेम्परेचर हो जाएगा 82, 1 2 2, ठीक है। ये हो गया अपना पीटी। अब कौन सा बचा बच्चों, वीटी। तो वीटी डायग्राम कैसे बनेगा आइसोबारिक एक्सपेंशन के लिए, देखो आप देख सकते हैं ये V है, ये T है। वॉल्यूम क्या है बच्चों अपना, बढ़ रहा है, अपन देख सकते हैं वहां से वॉल्यूम बढ़ रहा है। अच्छा, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है बच्चों, हमें जानते हैं। अब या फिर और अपन ये भी जानते हैं कि आइसोबारिक है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अपना क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब कैसा बनेगा वीटी कर्व, स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये y इक्वल टू mx है कि नहीं है, इसकी स्लोप कैसी होगी हमारी, पॉजिटिव होगी, है ना। और पासिंग थ्रू ओरिजिन, इंटरसेप्ट क्या है हमारा, 0 है। तो बच्चों ये ग्राफ ऐसे बनेगा 1 2 2, और वॉल्यूम का अपन को बढ़ाना है। V1 वॉल्यूम हो गया, ये V2 वॉल्यूम हो गया। एरो ऐसे बनाएंगे अपन, है ना। और यहाँ पे आप डॉट करेंगे, दिस लाइन इज विल पास थ्रू ओरिजिन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनेगा, और कहां से पास करिए, ओरिजिन से। अच्छा, मैंने आपको ये पहले भी शायद केटीजी में बताया था कि कब ये यहाँ से पास करी और कब नहीं करी। मैंने यहाँ पे डॉटेड बनाया, मैंने आपको बताया था अगर एक केल्विन में होगा तो कभी भी इस पॉइंट से पास नहीं करेगी ये लाइन, क्योंकि पता है 0 केल्विन इज नॉट पॉसिबल। और अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में होगा तो फिर यहाँ से ये लाइन जा सकती है बच्चों। तो अगर वीटी कर्व आपको ऐसा बना हुआ दिया हुआ है तो आपको समझ जाना है कौन सी प्रोसेस की बात हो रही है, आइसोबारिक प्रोसेस की बात हो रही है बच्चों, है ना। और अगर पीटी कर्व, ये तो देखो बहुत आसानी से हम देख ही सकते हैं, इसमें तो दिख ही रहा है कि इन दोनों प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो कोई भी बच्चा देख सकता है। इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि वीटी कर्व अगर स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो आपको ये समझ जाना है कि दिस प्रोसेस द आइसोबारिक प्रोसेस। बच्चों समझ गए। तो आइसोबारिक प्रोसेस, अगर इस पे सवाल कई बार एग्जाम में पूछे गए, उन्होंने वीटी कर्व दे दिया और उन्होंने पूछा कि बताइए इस प्रोसेस में
डेल्टा क्यू बाय डेल्टा यू बाय डेल्टा डब्ल्यू का रेशियो क्या होगा, हम लास्ट लेक्चर में इन सबकी बातें कर चुके हैं। हाँ, एक कौन सा प्रोसेस, आप इससे क्या पहचान लेंगे कि आइसोबारिक प्रोसेस है, फिर इसका रेशियो आप निकाल सकते हैं। आपको पता है कि आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होता है और आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, ये हम सब बातें पहले कर चुके हैं। हमने देखा था पार्ट डिपेंडेंट होता है, पार्ट इंडिपेंडेंट होता है, ये सब हम जानते हैं। बस आपको मैं यहाँ पे डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ। चलो, तो ये हो गया हमारे किसके लिए बच्चों, आइसोबारिक के लिए हो गया सब, है ना। अब हम कौन सा लेते हैं, अब हम लेते हैं आइसोकोरिक। ठीक है, चलो आइसोकोरिक के लिए अपन बात करते हैं। अब देखो यार, आइसोकोरिक में तो यार वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट। तो एक्सपेंशन कंप्रेशन कैसे पता चलेगा, यहाँ पे अपन को प्रेशर से पता चलेगा। अगर प्रेशर कम हो रहा होगा तो हम बोलेंगे एक्सपेंशन, और प्रेशर बढ़ रहा होगा तो हम बोलेंगे कंप्रेशन है। चलो, तो अपन लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है बच्चों, अब आइसोकोरिक बनाते हैं। चलो देखो जल्दी से, तो आइसोकोरिक में पीवी कर्व कैसा बनेगा बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट है और एक्सपेंशन की बात हो रही है तो प्रेशर को क्या करना है, अपन को डिक्रीज करना है। तो ऐसा बनेगा, देखो ये बन गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है बच्चों, आपका कम हो रहा है। तो 1 to 2 कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोकोरिक एक्सपेंशन प्रोसेस हो गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, फिर कौन से प्रोसेस की बात करनी है भैया, पीवी बन गया। चलो अब आते हैं पीटी। तो पीटी देखो, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है ना बच्चों, और फिर कौन सा बनाना है, वीटी। तो पहले वीटी बना लेते हैं ना। वॉल्यूम क्या है हमारा, कांस्टेंट है बच्चों, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, अब ये ग्राफ तो ऐसा बनेगा, ठीक है, लेकिन किस तरफ एरो जाएगा, इस तरफ कि इस तरफ, वो अपन को देखना पड़ेगा। तो हम कैसे देखेंगे बच्चों, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है फिर से, है ना। तो अपन कौन सी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, आइसोकोरिक। अगर हम आइसोकोरिक की कर रहे हैं तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि पी जो होगा, प्रेशर ऑफ द गैस होगा, वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि एनआर तो कांस्टेंट रहेगा ही प्रोसेस में, और वॉल्यूम क्या है हमारा, कांस्टेंट है, क्योंकि हम कौन सी प्रोसेस की बात कर रहे हैं बच्चों, आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, तो पी प्रोपोर्शनल टू टी। अब देखो प्रेशर क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है, मतलब टेम्परेचर भी कम होगा, मतलब एरो कैसा जाएगा बच्चों, एरो ऐसा जाएगा। एरो का सबसे आपको ध्यान रखना है कि एरो कैसा जाएगा, ठीक है, एरो आपका ऐसा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट और टेम्परेचर क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। और पीटी कर्व कैसा बनेगा, तो देखो यहीं से बनेगा, P इज प्रोपोर्शनल टू T, तो यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा, डिपेंड करता है इस पे कि टेम्परेचर किस में दिया, वही सेम बात, अगर केल्विन में दिया है तो पास नहीं करेगा, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में किया है तो पास कर सकता है, मतलब ऐसा बच्चों, ये हो गया। अच्छा, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर क्या हो रहा है हमारा, टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है, या प्रेशर कम हो रहा है ना। तो अपन को पता है प्रेशर आइसोकोरिक में क्या होता है, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर की क्या होगा हमारा, कम होगा, मतलब एरो ऐसे जाएगा बच्चों, ये 1 2। एरो का ध्यान समझ में आ रहा है ना, एरो कैसे बनाना है, आपका प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर कम होगा तो यहाँ से आप देख सकते हो टेम्परेचर कम होगा, मतलब एरो हमारा ऐसा जाएगा। और जब हम ये भी देख सकते हैं कि भैया टेम्परेचर कम होगा तो वीटी कर्व ऐसा बनना चाहिए, क्योंकि एरो उस तरफ जाना चाहिए, जब तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ में आ रहा है। अच्छा, मैंने आपको पीवी देखो पीवी जो डायग्राम होता है ना, इसकी स्लोप भी आनी चाहिए हर एक प्रोसेस के लिए। इनकी स्लोप नहीं भी आएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन इसकी स्लोप तुमको याद होनी चाहिए। तो कितनी आएगी इसकी स्लोप, पीवी बाय स्लोप क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे स्लोप डीपी बाय डीवी, डीपी बाय डीवी। क्या आएगा भैया, वॉल्यूम में चेंज क्या है हमारा, वॉल्यूम में चेंज 0 है, तो नीचे 0 आएगा, एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनाइट, तो इसकी स्लोप आएगी इन्फिनिटी। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, देखो जो ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री बना रही है। तो जो अपनी स्लोप होगी वो क्या होता है, टेंजेंट ऑफ द एंगल होता है, यानी 1090, और 1090 कितना होता है, इन्फिनाइट। तो इसकी जो स्लोप आएगी वो इन्फिनाइट आएगी। इसके पहले मैंने आपको आइसोबारिक बताया था, आइसोबारिक की स्लोप क्या आएगी, आइसोबारिक की स्लोप 0 आएगी बच्चों। आपको स्लोप का ज्ञान होगा, स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं सब आपको पता होगा। तो स्ट्रेट लाइन वहां पे जो आइसोबारिक प्रोसेस में जो हमारी डीपी बाय डीवी आएगा वो कितना आएगा, स्लोप क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स। इसकी स्लोप अगर आपको निकालनी तो आप जानते हैं डीपी बाय डीटी, आप इसकी स्लोप भी निकाल सकते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप इसकी भी स्लोप निकाल सकते हैं। मतलब इसकी स्लोप फिर से कितनी आएगी, इसकी स्लोप 0 आएगी, क्योंकि डीवी चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0, और स्लोप 0 है भी, ठीक है। तो स्लोप आपको आनी चाहिए, है ना, कि कैसे निकालते हैं। लेकिन अपन को स्लोप अगर हम इनकी याद नहीं करें इसकी, लेकिन हमें याद होनी चाहिए बच्चों, है ना। तो इसके पहले हमने आइसोबारिक पढ़ा, तो आइसोबारिक में जो स्लोप आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी, और आइसोकोरिक में कितनी आएगी बच्चों, स्लोप जो पीवी डायग्राम की आएगी वो कितनी आएगी हमारी, इन्फिनाइट आएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब कौन सा लेना है भैया हमको, अब हमको लेना आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। चलो अब अपन बात करते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस की। आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, तो आइसोथर्मल में पीवी डायग्राम कैसे बनेगा याद रखना। फिर कौन सा है भैया, पीटी डायग्राम, फिर कौन सा है भैया, वीटी डायग्राम, ठीक है बच्चों। अब देखो
अब बच्चा क्या करता है, यहाँ पे गलती होती है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, यहाँ पे गलती जरूर होती है। देखो जब हम आइसोबारिक पढ़ रहे थे, मतलब जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट था बच्चों, ध्यान देना, तो हमारा पीवी डायग्राम कैसा था, स्ट्रेट लाइन था कि नहीं था, बिल्कुल था। जब हम क्या पढ़ रहे थे, वॉल्यूम कांस्टेंट था, जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो हमारा पीवी डायग्राम कैसा था, नहीं, वीटी डायग्राम स्ट्रेट लाइन था, और यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट ना, पीटी डायग्राम, तो पीटी डायग्राम कैसा था, पीटी डायग्राम स्ट्रेट लाइन था। याद करो, आपने अभी पढ़ा है, मैंने आपको बताया ये दोनों। तो बच्चा कैसे याद कर लेता है, बोलता है अच्छा प्रेशर कांस्टेंट है तो जो वीटी मतलब प्रेशर को जोड़ के जो वॉल्यूम और टेम्परेचर बढ़ा उनके बीच में अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। सही बात है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बच्चा कैसे याद कर लेता है, वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम नहीं है तो पीटी ग्राफ जो होगा मतलब प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में वो स्ट्रेट लाइन हो। बच्चा अब यहाँ पे भी ऐसे याद कर लेता है, बोलता है कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो फिर कौन सा ग्राफ बचा, टी आ गया तो क्या बचा, पीवी, तो पीवी डायग्राम भी स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन एक गलत है बच्चों, पीवी लाइन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, पीवी डायग्राम हमारा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ऐसे याद ना करें, इसको ध्यान रखें। हम जल्दबाजी में गलती कर देते हैं कि पीवी अगर हम स्ट्रेट लाइन देखते हैं पासिंग थ्रू ऑरिजिन तो हम बोल देते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर है, ऐसा नहीं होता है ना। आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बनता है। कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर। अच्छा ये बताओ पीवी डायग्राम अगर स्ट्रेट लाइन है तो कौन सा प्रोसेस होगा, अगर पीवी डायग्राम हमारा स्ट्रेट लाइन है तो वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है। वो हम चार प्रोसेस जो हम पढ़ते हैं ना उसमें से वो कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। वो कौन सा प्रोसेस होता है, पॉलीट्रॉपिक। वो आपका कोई जनरल प्रोसेस होता है, वो इनमें से कोई भी प्रोसेस नहीं होता अगर पीवी डायग्राम आपका स्ट्रेट लाइन है तो, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन हाँ अगर पीटी डायग्राम स्ट्रेट लाइन है तो क्या होगा भैया, आइसोबारिक हो, आइसोकोरिक होगा। पीटी डायग्राम है तो, और वीटी डायग्राम है तो क्या होगा बच्चों, आइसोबारिक स्ट्रेट लाइन होगा। समझ रहे हो बात को मैं क्या बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। चलिए तो यहाँ पे बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे बनता है। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्यों बनता है ऐसा, क्योंकि पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन वी। अपन को पता है कि y इज प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट या y इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू x होता है तो कैसा कर्व बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। बेसिक मैथमेटिक्स हमने पढ़ा था तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया कैसा बनेगा भैया, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ऐसा ग्राफ बनता है। एडियाबैटिक भी ऐसे ही बनता है, लेकिन एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में थोड़ा सा चेंज होता है, स्लोप का डिफरेंस होता है, वो अपन देखेंगे क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, पीडी डायग्राम, वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर देखो पहले तो ये समझ लो यहाँ पे ऐसा होगा, पी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वी। ठीक है, चलो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा, देखो अगर वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है ना तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो कैसा बनेगा ये ग्राफ, ऐसे बनेगा बच्चों। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है, पहली चीज टेम्परेचर बिल्कुल कांस्टेंट है, सही बात है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन हमारा प्रेशर डिक्रीज होना चाहिए कि इंक्रीज होना चाहिए, वो हमें यहां से पता चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होना चाहिए बच्चों, डिक्रीज होना चाहिए, इसलिए एरो कहां जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ वीटी। वीटी में क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम को बढ़ाना है, मतलब कैसा बनेगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम को बढ़ाना है, ऐसा बनेगा। ये हो गया हमारे किसके लिए बच्चों, ये हो गया हमारे आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस के लिए हमारे तीनों इंडिकेटेड डायग्राम। समझ में आ रहा है बच्चों कैसे। और याद रखिए पीवी कर्व अगर स्ट्रेट लाइन है तो याद रखिए वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा, लेकिन अगर पीटी कर्व स्ट्रेट लाइन है तो वो आइसोकोरिक होगा। और वीटी अगर स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, मैं पासिंग थ्रू ऑरिजिन की बात कर रहा हूं, दिस इज नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अगर स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ऑरिजिन तो ये होगा आइसोबारिक, क्योंकि यहाँ वी है टी है पी नहीं है इसलिए आइसोबारिक होगा। यहाँ पे पी है टी है, यहाँ पे क्या नहीं है, वी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, तो ये आइसोकोरिक होगा। स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ध्यान रखिए स्ट्रेट लाइन तो ये भी है। और ये अगर स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ऑरिजिन तो ये कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होगा। ऐसे मत याद रख लेना कि यहाँ पे पी है वी है और स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ऑरिजिन है तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, यहाँ पे नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर ऐसा ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा हमारा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके अगर हम स्लोप निकालें, मैं आपको स्लोप याद करा रहा हूं, निकालने का तरीका होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, उसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी और आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो स्लोप आती है डीपी बाय डीवी, आप यहाँ पे बताओ ये स्लोप क्या है, इसकी जो इस कर्व की स्लोप होगी वो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है बच्चों। यहाँ पे इस कर्व की जो स्लोप होगी वो वेरिएबल है, अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे स्लोप ज्यादा है और जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है हमारी स्लोप कम होते जा रही है। समझ रहे हो बात को, मतलब इसकी जो स्लोप आती है वो वेरिएबल होती है, और वो वेरिएबल होती है और कितनी होती है, माइनस पी बाई वी होती है। मतलब किसी भी समय अगर हमें स्लोप निकालना है तो वहां पे पी बाई वी का रेशियो जो आएगा उसमें माइनस लगा देंगे तो उसकी स्लोप होगी बच्चों।
समझ में आ गया इसकी स्लोप कैसी होती है, इतना क्लियर हो गया। माइनस पी बाई वी इसकी स्लोप होती है और ये हर जगह चेंज हो रही है स्लोप। अब हम देख सकते हैं कैसे बनाते हैं किसी भी कर्व की स्लोप, किसी भी पॉइंट पर कैसे निकालते हैं बच्चों, वहां पे क्या बनाते हैं, टेंजेंट बनाते हैं। आपको पता होगा बेसिक मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। अब इसकी स्लोप याद रखेंगे क्या होगी, ठीक है। पीवी कर्व की आपको हर एक प्रोसेस के लिए स्लोप याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन एडियाबैटिक में। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हम सिर्फ और सिर्फ पीवी डायग्राम बनाएंगे और कोई भी डायग्राम नहीं बनाएंगे। आप बाकी डायग्राम भी बना सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में पीवी से हमारा काम चल जाएगा। और नीट के एग्जाम में और जेडब्ल्यू मेंस के एग्जाम में सिर्फ हमसे पीवी डायग्राम पूछा जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ सकता है, ठीक है। और उससे हमारे जितने भी सवाल है वो सब बन जाएंगे। अब आते हैं एडियाबैटिक। तो कैसा बनता है एडियाबैटिक, कैसा बनेगा, हम जानते हैं पीवी इक्वल टू, इसके लिए जो इक्वेशन स्टेट होता है इस प्रोसेस के लिए वो क्या होता है, पीवी टू दी, और गामा क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है, जहां पे गामा क्या होता है, सीपी बाय सीवी, ये सब हम जानते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर ग्राफ बनेगा तो कैसा, पी इज प्रोपोर्शनल टू सम कांस्टेंट या वी की पावर गामा। और गामा जब 1 हो जाता है तो हम जानते हैं क्या बन जाता है हमारा, गामा जब 1 हो जाता है तो क्या बन जाता है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। चलो तो कैसा बनेगा, इसका भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, लेकिन इसकी स्लोप अलग आएगी और आइसोथर्मल प्रोसेस की स्लोप जो है वो अलग आएगी। तो हम पहचान सकते हैं, अगर हमें पीवी डायग्राम दिया और उस पे दो ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बने हुए हैं, तो हम वहां पे पहचान सकते हैं कि कौन सा आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा कर्व आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा कर्व एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस पे बेस्ड बहुत सारे अपन न्यूमेरिकल्स भी अभी देखेंगे बच्चों, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही बनता है, लेकिन याद रखिए ये थोड़ा खड़ा टाइप का होता है, वो ज्यादा ऐसे दबा टाइप का होता है, ठीक है। वो इसकी गामा के ऊपर डिपेंड करता है, उस वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा ये क्या हो गया, ए भी ऐसी कर्व बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं बोल सकते इसको, लेकिन उसी टाइप का बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 नहीं है, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा एडियाबैटिक का ऐसा बनता है, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसलिए कौन सा हो गया बच्चों, ये एक्सपेंशन प्रोसेस हो गया। चलिए अब हमने ये डायग्राम पढ़ लिया, इस डायग्राम का कैसे यूज करना है और कैसे एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे वो अपन देखते हैं बच्चों। देखो तो सबसे पहले तो ये आता है कि अगर हमें दो कर्व दिए हैं तो हमें पहचानना होता है, अच्छा इसकी स्लोप तो देख लो, उसी से तो पहचानोगे। इसकी जो स्लोप आती है dy बाई डी एक्स मतलब dp बाई dv, जो इसकी स्लोप आई है वही माइनस गामा पी बाई वी, ठीक है। तो पी बाई वी यहाँ भी है, तो हम क्या करते हैं एट द सेम पी बाई वी रेशियो पे देखते हैं कि किसकी स्लोप ज्यादा है, नेगेटिव स्लोप ज्यादा है। नेगेटिव स्लोप किसकी ज्यादा होगी, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर हमें पीवी कर्व दिया है और दो कर्व दिए हैं जहां पे वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, है ना, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पे हम स्लोप निकालेंगे। मतलब उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब तो पी बाई वी रेशियो हमारा सेम होगा उस पॉइंट पर। फिर हमें देखेंगे जिसकी स्लोप नेगेटिव स्लोप ज्यादा होगी वो हमारा कौन कहलाएगा, एडियाबैटिक कहलाएगा, क्योंकि गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो हमें कह सकते हैं कि नेगेटिव स्लोप होती है वो एडियाबैटिक की ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द आइसोथर्मल एट द सेम पी बाई वी रेशियो। ये ध्यान रखिए, एट द सेम पी बाई वी रेशियो, है ना, मतलब पी बाई वी सेम होना चाहिए। जब भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी जो नेगेटिव स्लोप एडियाबैटिक की जो है वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द बच्चों आइसोथर्मल। चलो अब देखते हैं। उन्होंने बोला कि भैया एक गैस पे दो प्रोसेस हुए, गैस की इनिशियल स्टेट सेम थी दोनों प्रोसेस के लिए। इनिशियल स्टेट सेम मतलब इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर सेम था, है ना। और एक बार उसको एक्सपांड किया गया आइसोथर्मली अप टू द वॉल्यूम V2, और एक बार उसको किया गया एडियाबैटिकली एक्सपांड टू द वॉल्यूम V2, मतलब V1 से V2 किया गया, ठीक है। दो अलग अलग प्रोसेस हुए, एक कौन सा हुआ आइसोथर्मल हुआ और एक कौन सा हुआ बच्चों, एक हुआ हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस। अब पहचानो कौन सा आइसोथर्मल था कौन सा एडियाबैटिक था। तो ऐसे बने दोनों ग्राफ, ठीक है। ये देखो सेम वॉल्यूम तक हमने एक्सपेंशन कर दिया, ये ए है एक बी है। अब बच्चों आप बताओ कौन सा प्रोसेस आइसोथर्मल है यहाँ पे और कौन सा प्रोसेस एडियाबैटिक है, ये आपको पता लगाना है। आपने एक्सपेंशन किया एक गैस का जिसकी इनिशियल स्टेट सेम थी, आपने एक बार उसको आइसोथर्मली एक्सपांड किया, आपने एक बार उसको एडियाबैटिकली एक्सपांड किया बच्चों, और आपको ग्राफ बना के दिया। तो आपको ये पहचानना है कि यहाँ पे कौन सा आइसोथर्मल है और कौन सा एडियाबैटिक है, ए प्रोसेस कौन सा है और बी प्रोसेस कौन सा है। लेकिन ये कंफर्म है कि यहाँ पे एक एडियाबैटिक है और यहाँ पे कैसा है बच्चों आइसोथर्मल। आप क्या करोगे, आप देखोगे दोनों कर्व किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपको अब हमेशा उस पॉइंट पे जाना है। तो इस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे क्यों आ गए, क्योंकि यहाँ पे दोनों के लिए पी बाई वी रेशियो क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा।
अब यहाँ पे आप देखेंगे किसकी नेगेटिव स्लोप ज्यादा है, जिसकी नेगेटिव स्लोप ज्यादा होगी वो हमारा एडियाबैटिक होगा, और जिसकी नेगेटिव स्लोप कम होगी वो हमारा कौन सा होगा बच्चों, आइसोथर्मल। तो यहाँ पे स्लोप कैसे बनाएंगे बच्चों, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं हम, देखो ये ए के लिए की और ये बी के, सॉरी ये बी के लिए थी और ये ए के लिए, ये थीटा बी है, ये थीटा ए, दो मिनट ए वाला है तो ये बी के लिए, सॉरी ये बी के लिए और ए के लिए। अब बच्चों तुम ये बताओ, अच्छा हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्यों देखा, क्योंकि हमको नेगेटिव स्लोप देखनी है। अगर हमें पॉजिटिव स्लोप देखनी होती तो हम कौन से डायरेक्शन में लेते हैं, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, सॉरी अगर हमें नेगेटिव स्लोप देखा है इसलिए हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया है। अगर हमको पॉजिटिव स्लोप देखनी होती है तो हमें पता है हम कौन से डायरेक्शन में लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं एंगल को। ये आपको पता होगा, आप बेसिक मैथमेटिक्स में जानते हो। यहाँ पे हम नेगेटिव स्लोप देख रहे हैं इसलिए हम कौन सा एंगल देख रहे हैं, इस लाइन का, इस टेंजेंट का कौन सा एंगल ले रहे हैं बच्चों, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज होता है एक्स एक्सिस, यहाँ पे हम ले रहे हैं क्लॉकवाइज। अगर हमें पॉजिटिव स्लोप देखनी होती तो हम इस लाइन का कौन सा एंगल देखते हैं, नेगेटिव, ठीक है, विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मुझे बताओ थीटा बी बड़ा है कि थीटा ए बड़ा है, जो एंगल बड़ा होगा उसकी नेगेटिव स्लोप ज्यादा होगी, सिंपल सा लॉजिक है। तो कौन बड़ा है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए। आप देख सकते हैं थीटा बी जो है हमारा बच्चों, ये वाला थीटा बी जो है वो ज्यादा है, किससे ज्यादा है बच्चों, थीटा बी हमारे थीटा ए से ज्यादा है। मतलब ये वाला प्रोसेस हमारा कौन सा हो गया बच्चों, ये वाला प्रोसेस हो गया हमारा एडियाबैटिक, और ये वाला प्रोसेस कौन सा हो गया हमारा, आइसोथर्मल। तो यहाँ पे ए कौन सा था, आइसोथर्मल था, और बी कौन सा था बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस था। इतना क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा बी कौन सा हो गया, एडियाबैटिक हो गया, और ए कौन सा हो गया, आइसोथर्मल। यहाँ से एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि बताओ हमें एक्सपेंशन वर्क किसमें ज्यादा करना पड़ा, आपको एक्सपेंशन वर्क किसमें ज्यादा किया आपने, या एक्सपेंशन वर्क किसका ज्यादा होगा। तो एक्सपेंशन वर्क किसका ज्यादा होगा, एडियाबैटिक का एक्सपेंशन वर्क ज्यादा होगा बच्चों की आइसोथर्मल का ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एरिया, क्योंकि हमें पता है पीवी कर्व का जो एरिया होता है वो हमें वर्क देता है बच्चों, तो यहाँ पे एक्सपेंशन वर्क मिल जाएगा। तो आप देखो किसके अंडर में ज्यादा एरिया आ रहा है, आप देखेंगे तो ए के अंडर में ज्यादा एरिया आ रहा है, ए के अंडर में ज्यादा आ रहा है, मतलब आइसोथर्मली अगर हमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू द एडियाबैटिक एक्सपेंशन। मतलब अगर हम एक गैस को एक्सपांड करें फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट, है ना, टू द सेम फाइनल वॉल्यूम तक, एक बार एडियाबैटिकली करें और एक बार कैसे करें, आइसोथर्मली, तो हमें जो एक्सपेंशन वर्क है वो किस में ज्यादा मिलेगा बच्चों, वो हमें आइसोथर्मल में ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रही बात को। अच्छा यहाँ पे आइसोबारिक भी अगर हम प्रोसेस कर रहे होते तो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन वर्क किस में ज्यादा होता, तो आइसोबारिक के लिए आप कैसा बनाते बच्चों, आइसोबारिक के लिए आप ऐसे ही बनाते हैं कि नहीं बनाते बच्चों, बताओ। तो सबसे ज्यादा वर्क किस में होता, आइसोबारिक में। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्सपेंशन वर्क, अगर हम सेम इनिशियल स्टेट से सेम गैस को तीन अलग अलग प्रोसेस के एक्सपांड करें तो सबसे ज्यादा जो एक्सपेंशन वर्क होता है वो आइसोबारिक में होता है, फिर आइसोथर्मल में होता है, और सबसे कम एक्सपेंशन वर्क किसमें होता है, हमारा एडियाबैटिक में होता है। और अगर इन दोनों में कंपैरिजन करना हो तो फिर अपन बोलेंगे जो एक्सपेंशन वर्क होता है वो आइसोथर्मल में ज्यादा होता है और एडियाबैटिक में कम होता है बच्चों। ऐसी एक्सपेंशन वर्क, ऐसी होता है कंप्रेशन वर्क। मतलब मान चलो हम एक गैस को एडियाबैटिकली भी कंप्रेस कर रहे हैं सेम इनिशियल स्टेट से, एडियाबैटिकली भी कंप्रेस कर रहे हैं, और कैसे कंप्रेस कर रहे हैं, एडियाबैटिकली भी कंप्रेस कर रहे हैं और आइसोथर्मली भी कंप्रेस कर रहे हैं, और मानो आइसोबारिकली भी कंप्रेस कर रहे हैं। तो किसमें सबसे ज्यादा कंप्रेशन वर्क होगा और किसमें सबसे कम कंप्रेशन वर्क होगा, तो उसके लिए भी हमें पीवी डायग्राम बनाना होगा बच्चों। चलिए तो फिर से स्टार्ट करते हैं, पीवी डायग्राम फिर से बनाते हैं और देखते हैं, ठीक है। चलो तो एक्सपेंशन वर्क समझ में आ गया। अगर हम किसी गैस को एक्सपांड करें टू द सेम वॉल्यूम तो और सेम इनिशियल स्टेट से, तो फिर हमें पता है कि हमें जो सबसे ज्यादा वर्क होगा वो आइसोबारिकली होगा, एक्सपेंशन में आइसोबारिक का सबसे ज्यादा वर्क होगा, एक्सपेंशन वर्क आइसोबारिक का सबसे ज्यादा होगा, फिर कौन आएगा हमारा, फिर आएगा आइसोथर्मल, और सबसे कम किस में आएगा, एडियाबैटिक में। अब मान लो अपन बच्चों एक गैस को सेम इनिशियल स्टेट से कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेशन वर्क किस में ज्यादा होगा, है ना, और टू द सेम वॉल्यूम तक कंप्रेस कर रहे हैं। मतलब मान लो ये इनिशियल स्टेट है, अब हम V1 से V2 तक कंप्रेस कर रहे हैं, V2 कम होगा जब तो कंप्रेशन कहलाएगा, अगर V2 ज्यादा होगा तो वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंशन कहलाएगा, ठीक है। तो आइसोबारिकली जब करोगे तो ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा। अब देखो बच्चों ऐसा। अब इसमें फिर से अपन को पहचानना है, तो देखो यार ये तो अपना आइसोबारिक हो गया, तो सबसे कम जो कंप्रेशन वर्क होता है वो आइसोबारिक में हो गया, सबसे कम एरिया इसमें आएगा, क्योंकि इन दोनों में से पहचानो कौन कौन सा होगा, है ना, तो इन दोनों में से आपको पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कौन सा होगा, ये ऊपर वाला होगा एडियाबैटिक, और ये वाला कौन सा होगा, आइसोथर्मल। अब पहचानने का काम आपका है, मैंने आपको बता दिया। आप कहाँ पे स्लोप खींचोगे, यहाँ पे आप स्लोप बनाओगे यहाँ पे। तो देखो इसके लिए जब आप स्लोप बनाओगे तो ऐसे जाइए, जब आप इसके लिए बनाओगे तो
यहाँ देखो जगह भी नहीं है, तो ये एंगल ज्यादा होगा और ये जो एंगल जो भी आएगा ये वाला एंगल कम होगा। अगर ये वाला एंगल ज्यादा आएगा, ये वाला इस कर्व के लिए एंगल ज्यादा आएगा, जो जिसके लिए एंगल ज्यादा आता है ये वाला एंगल, उसकी नेगेटिव स्लोप ज्यादा होती है, हमें जानते हैं, तो हमारी इसकी नेगेटिव स्लोप ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस। या आप ऐसा याद रखो, जो मैंने फिर से बताया कि जो खड़ा हुआ टाइप का होता है वो एडियाबैटिक होता है, जो लेटा हुआ होता है, जो फ्लैट होता है, वो अपना आइसोथर्मल होता है। तो यहाँ पे फ्लैट ये है और ये अपना थोड़ा खड़ा हुआ टाइप का, इसलिए एडियाबैटिक हो गया। तो या फिर आप याद भी रख सकते हैं। तो कंप्रेशन वर्क, अगर हम एक गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा कंप्रेशन वर्क किस में होता है, कौन से प्रोसेस में होता है, कई बार सवाल पूछे गए एडियाबैटिक में। अच्छा, इसमें और भी सवाल पूछ सकते हैं, और कैसा सवाल पूछ सकता है कि आपने सेम इनिशियल स्टेट से गैस को क्या किया, कंप्रेस किया, एक बार आपने आइसोथर्मली किया, एक बार आपने एडियाबैटिकली किया, तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि फाइनल प्रेशर किस में ज्यादा होगा, आइसोथर्मल में ज्यादा होगा कि एडियाबैटिक में ज्यादा होगा। आप इससे भी पता लगा सकते हैं। देखो इसमें फाइनल प्रेशर कितना होगा, इतना, और इसमें फाइनल प्रेशर कितना होगा, कौन से प्रोसेस में फाइनल प्रेशर ज्यादा है। अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं एक गैस को थ्रू एडियाबैटिकली भी कंप्रेस कर रहे हैं, आइसोथर्मली भी कंप्रेस कर रहे हैं फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट, है ना, यहाँ पे प्रेशर दोनों का सेम था, दोनों प्रोसेस में सेम था गैस का प्रेशर, ठीक है। तो फाइनल जो प्रेशर होगा गैस का वो कौन से प्रोसेस में कंप्रेस करने के बाद ज्यादा होगा, तो किसमें होगा बच्चों, जब हम एडियाबैटिकली कंप्रेस करेंगे तो गैस का जो फाइनल प्रेशर होगा बच्चों वो ज्यादा होगा। इतना समझ में आ गया। चलो इसमें और भी बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, तो दो सवाल आपको समझ में आ गया, आप कैसे पहचानेंगे। तो कंप्रेसर वर्क एडियाबैटिक में ज्यादा होता है और एक्सपेंसर वर्क किसमें ज्यादा होता है, आइसोथर्मल में एक्सपेंशन वर्क ज्यादा होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। चलो इसमें और भी सवाल कई बार पूछे गए हैं, उन्होंने क्या पूछा समझते हैं। एक सवाल देखते हैं। देखो बच्चों, और कैसे पीवी डायग्राम से अपन से सवाल पूछ सकते हैं। देखो एक बार मैं पढ़ता हूँ, आईआईटी में पूछा गया, एन आइडियल गैस एक्सपांड आइसोथर्मली फ्रॉम अ वॉल्यूम V1 टू V2। मतलब उन्होंने क्या किया, एक गैस को एक्सपांड किया V1 से V2 आइसोथर्मली, ठीक है, पहले एक्सपांड किया आइसोथर्मली, बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने क्या किया, एंड देन कंप्रेस टू ओरिजिनल वॉल्यूम V1, फिर कंप्रेस कर दिया, मतलब V2 से फिर कितना कर दिया V1, और कैसे कंप्रेस किया बच्चों, एडियाबैटिकली। समझना बात को, बहुत अच्छा सवाल है। अब उन्होंने हमसे क्या पूछा, उन्होंने पूछा इफ द इनिशियल प्रेशर इज P1, मतलब यहाँ पे P1 प्रेशर है और फाइनली हम V1 पे पहुंच गए, और फाइनली उन्होंने बोला कि प्रेशर जितना अपना P3, जरूरी नहीं वॉल्यूम फाइनल सेम हो गया, क्योंकि हमने उतना ही उसको कंप्रेस कर दिया जितना कि हमने एक्सपांड किया था, लेकिन प्रेशर सेम हो जाए जरूरी नहीं है बच्चों, है ना। चलो तो उन्होंने बोला कि ये P3 है, तो उन्होंने बोला P1 और P3 में रिलेशन बताओ, और साथ ही साथ उन्होंने ये पूछा एंड द टोटल वर्क डन इज W, तो W कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। तो हमें पता है अगर नेगेटिव मतलब अपना कंपैरिजन वर्क हुआ तो वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, और एक्सपेंशन हुआ नेट तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्सपेंशन वर्क पॉजिटिव होता है और कंप्रेशन वर्क नेगेटिव होता है। बहुत अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे, ये पीवी डायग्राम से ही करेंगे अपन, बिना पीवी डायग्राम से इसको नहीं बना सकते और किसी मेथड से नहीं बना सकते। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आइसोथर्मली उसको क्या कर लेंगे, एक्सपांड कर लेंगे, निकल लिया भैया आइसोथर्मली एक्सपांड V1 से V2। अब कंप्रेस करना है, ये हो गया अपना आइसोथर्मल। अब कंप्रेस करना है अगेन टू V1 वॉल्यूम, लेकिन कैसे करना है, एडियाबैटिकली। तो बताओ एडियाबैटिकली कैसा जाएगा, बस आप इतना बता दो तो आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसा कर्व बनाएंगे कि आप ऐसा बनाएंगे, बस आपको इतना बताना है। आप ये बनाएंगे कि ये बनाएंगे, तो हम कौन सा बनाएंगे, जो एडियाबैटिक को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ये नीला वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइसोथर्मल का। अगर ये बनाएंगे तो उसकी स्लोप इस पॉइंट पर कम हो जाएगी बच्चों, तो कैसा बनेगा यहाँ पे, एडियाबैटिकली ऐसा बनेगा। दिस इज द एडियाबैटिकली कर्व, कंप्रेशन कर्व। समझ में आई बात को बच्चों। इसकी स्लोप तो ज्यादा है इस पॉइंट पे, देखो ये एंगल ज्यादा है और ये देखो ये एंगल कम आएगा यहाँ पे, है ना। समझिए ना बात को। तो इसमें आपको स्लोप से पहचानना पड़ेगा कौन सा एडियाबैटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है, आपको पता है, ठीक है। तो एडियाबैटिक हो गया। अब बताओ फाइनल यहाँ पे प्रेशर कितना था, ये इस पॉइंट पे P1 था जहां से अपन चले थे, और फाइनली कितना है, P3 है। तो अपन देख सकते हैं P3 इज ग्रेटर देन P1, आप देख सकते हैं आराम से। अगर एक कर्व नीचे से जाता तो फिर हमारा जो P3 है वो P1 से क्या हो जाता, कम हो जाता, लेकिन नीचे से थोड़ी ना जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो ऊपर से जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि इस पॉइंट पर स्लोप जिसकी ज्यादा होगी वो हमारा एडियाबैटिक कहलाएगा, और जिसकी कम होगी वो हमारा क्या कहलाएगा, आइसोथर्मल कहलाएगा। नेगेटिव स्लोप की बात कर रहे हैं बच्चों अपन। और यहाँ पे अगर आप वर्क देखो तो ये तो एक्सपेंशन वर्क पॉजिटिव होता है और कंप्रेशन वर्क नेगेटिव आएगा बच्चों। ये तो नेगेटिव वर्क ज्यादा है यहाँ पे, तो W कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो W आएगा वो लेस देन 0 आएगा बच्चों, और W हमारा लेस देन 0 आएगा। और अब मैंने क्या बताया आपको, और क्या, हाँ P3 जो है वो P1 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। एक और सवाल इसी टाइप का कुछ करते हैं अपन, देखते हैं और उसमें क्या पूछा गया था। जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है और एग्जाम में आते रहते हैं सब, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे समझेंगे।
देखो मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे। पीवी प्लॉट फॉर टू गैसेस, दो अलग अलग गैसेस हैं, उनके लिए पीवी प्लॉट बना हुआ है ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। मतलब दो अलग अलग सैंपल है, उस पर हमने एडियाबैटिक प्रोसेस किया, उनका पीवी कर्व हमको दे दिया। ठीक है, अच्छी बात है। प्लॉट 1 and 2 शुड करस्पॉन्ड्स टू, आपको बता रहा है प्लॉट 1 कौन सी गैस के लिए है और प्लॉट 2 कौन सी गैस के लिए है। इसमें ऑप्शन दिए हैं, एक मोनोएटॉमिक गैस दी है, एक डायटोमिक गैस दी है। अच्छा सवाल है, समझे क्या है। उन्होंने बोला कि हमारे पास दो गैस के सैंपल है, दोनों पे हमने क्या किया, एडियाबैटिक प्रोसेस किया। कौन सा प्रोसेस किया, एडियाबैटिक प्रोसेस किया, और उसका पीवी कर्व हमको दिया हुआ है। लेकिन एक गैस हमारी मोनोएटॉमिक है, एक गैस हमारी डायटोमिक है, या दोनों डायटोमिक हो सकती है। मतलब ऑप्शन ऐसे दिए हैं, ए ऑप्शन दिया है हीलियम एंड N2, बी ऑप्शन दिया है O2 एंड Ne, सी ऑप्शन NeN He, सॉरी HeN He, और डी ऑप्शन O2 एंड O2। मतलब एक मोनोएटॉमिक दूसरी डायटोमिक है ना। यहाँ पे उन्होंने प्लॉट दिया हुआ है आपको, ए प्लॉट 1 है, ए प्लॉट 2 है, दोनों एडियाबैटिक है बच्चों। यहाँ पे दोनों प्रोसेस कैसे हैं, एडियाबैटिक हैं। तो इस पॉइंट पे स्लोप देख लो भाई, इस पॉइंट पे स्लोप किसकी ज्यादा है, 2 की ज्यादा है कि 1 की। नेगेटिव स्लोप बताओ किसकी ज्यादा है। स्लोप क्या होती है, पीवी डीवी बाय डीवी क्या होता है, माइनस गामा पी बाई वी। तो इस पॉइंट पे पी बाई वी तो दोनों का सेम है, दोनों प्लॉट के लिए सेम है कि नहीं है भाई। पी बाई वी रेशियो तो दोनों के प्लॉट के लिए सेम है। तो अगर जिसकी स्लोप यहाँ पे ज्यादा होगी, दोनों एडियाबैटिक की में भी हमको दिया हुआ है, तो जिसकी स्लोप इस पॉइंट पर ज्यादा होगी, नेगेटिव स्लोप ज्यादा होगी, उसके गामा ज्यादा होगा बच्चों। इसका मतलब ये है, तो किसकी ज्यादा है, 2 की 1 की। तो 2 का ऐसा एंगल बनेगा और 1 का ऐसा। आप देखो कौन सा एंगल ज्यादा है, आप देखेंगे ये वाला एंगल ज्यादा है, और ये वाला एंगल हमारा बच्चों कम आएगा। ठीक है, ये अपना ज्यादा एंगल है। मतलब प्लॉट 2 की कर्व जो हमारा प्लॉट 2 है उसकी स्लोप क्या है, ज्यादा है। मतलब प्लॉट 2 का जो हमारा गामा होगा वो ज्यादा होगा। तो प्लॉट 2 वो होगा जिसका गामा ज्यादा होगा। गामा किसका ज्यादा होता है, मोनोएटॉमिक का कि डायटोमिक का बच्चों। मोनोएटॉमिक का ज्यादा होता है गामा की डायटोमिक। तो मोनोएटॉमिक का होता है 5/3 और डायटोमिक का कितना होता है 7/5। तो डायटोमिक का होता है 1.4 और मोनोएटॉमिक का होता है 1.67। तो किसका गामा ज्यादा होता है, मोनोएटॉमिक का। मतलब 2 करस्पॉन्ड टू मोनोएटॉमिक गैस एंड 1 करस्पॉन्ड टू डायटोमिक गैस। तो इनने 1 and 2 रिस्पेक्टिवली पूछा है, तो 1 किसके करस्पॉन्ड हो गया बच्चा, 1 का गामा कम है, मतलब 1 किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, डायटोमिक गैस के, और 2 किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, हीलियम गैस। तो आंसर जाएगा O2 एंड He। समझ में आ गया बच्चों, O2 एंड He। हो गया क्लियर। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस तो दो अलग अलग गैसेस थी। अपन ने क्या किया, अपन ने स्लोप निकाली। हमें पता है कि जिसकी स्लोप ज्यादा होगी, ज्यादा स्लोप एट द सेम पी बाई वी रेशियो क्या इंडिकेट कर रहा है, गामा की वैल्यू ज्यादा। और गामा किसके लिए ज्यादा होता है, मोनोएटॉमिक के लिए ज्यादा होता है। चलिए, तो ये हो गया अपना पीवी कर्व। अपन मतलब अपन ने इंडिकेटर डायग्राम देख लिया हर एक प्रोसेस का, और मैंने आपको ये भी समझा दिया कि किस किस टाइप से हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब अपन देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलो जल्दी से देख लेते हैं, फिर अपन को सेकंड लॉ पढ़ना है, फिर खत्म भी करना है चैप्टर को। जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा फास्ट है ना। मैंने आपको बहुत सारे सवाल बता दिए, इसमें टाइम लग गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एप्लीकेशंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में बच्चों क्या होगा, अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो बताओ क्या, डेल्टा यू क्या होगा हमारा, 0 होगा। डेल्टा क्यू 0 होगा, मतलब ये कि डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू होता है। समझ में आ गई बात को। डेल्टा क्यू इक्वल टू नेट हीट जो होती है वो नेट वर्क के बराबर होती है फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। तो मान लो एक पीवी डायग्राम दिया है, साइक्लिक पीवी डायग्राम पे एक साइक्लिक प्रोसेस को हमने रिप्रेजेंट किया। तो इसका जो वर्क आएगा वही नेट हीट ट्रांसफर के बराबर भी आएगा। इसका जो नेट वर्क आएगा वो नेट हीट ट्रांसफर के बराबर आएगा। जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, कई जगह यूज होता है। तो याद रखिए, साइक्लिक प्रोसेस में हमारा जो डेल्टा यू होता है वो 0 होता है, इसलिए जो नेट हीट होती है वो नेट वर्क के बराबर होती है। चलिए दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, साइक्लिक प्रोसेस के लिए हो गया। दूसरा प्रोसेस होता है बॉइलिंग प्रोसेस। दूसरा जो एप्लीकेशन होता है वो होता है बॉइलिंग प्रोसेस में। बॉइलिंग प्रोसेस में अगर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करते हैं। समझ रहे हो बात को। अच्छा, इसमें ना कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, वो भी पहले सुन लो। देखो, बॉइलिंग प्रोसेस जो होती है, बॉइलिंग जो होती है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है, हम ये जानते हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है, तो आप बोलोगे सर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 आना चाहिए, हमने ये पढ़ा हुआ है बच्चों। वो आइडियल गैस के लिए आती है। वो कब आती है, आइडियल गैस की अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है। लेकिन यहाँ पे अपन आइडियल गैस को थोड़ी ना बॉइल कर रहे हैं,
और बॉयल होते समय स्टेट भी चेंज होती है। तो जब स्टेट चेंज होती है और टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर आइडियल गैस होती है और उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो हम बोलेंगे कि अगर उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होगा। तो ये मत बोलना कि बॉइलिंग प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता है। पहली चीज, यहाँ पे हम आइडियल गैस की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे स्टेट भी चेंज हो रही है, इसलिए यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा बच्चों। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन जानते हैं फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू यही होता है। अपन को डेल्टा यू निकालना है तो डेल्टा यू को ले लेंगे तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा क्यू क्या होगा, हमें पता है बॉइलिंग प्रोसेस में हमें जो हीट देनी होती है वो कितनी हीट देनी होती है, किसी चीज को बॉइल करना है एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या रहता है बॉइलिंग के समय पता है, हम जानते हैं कि बॉइलिंग में हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होता। बॉइलिंग में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल होता है, सिर्फ स्टेट चेंज होती है। और कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट में जाएगा, हमारा लिक्विड से हम कौन सी गैस में जाएंगे बच्चों, गैसेज स्टेट में जाएंगे। तो हमें कितनी हीट देनी होती है बॉइलिंग करते समय किसी लिक्विड को, तो हमें देनी होती है m इंटू एल वी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पता है आप, तो आप जानते हैं चीज, माइनस अब यहाँ पे वर्क कितना आएगा, तो वर्क क्या आएगा, वर्क क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है, फाइनल वॉल्यूम हमारा क्या हो जा रहा है, गैस का वॉल्यूम हो जा रहा है, इनिशियल वॉल्यूम किसका था, लिक्विड का था, और एक क्या हो रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है। तो जो वर्क आएगा, वर्क अपन जानते हैं पी डेल्टा वी आता है कि नहीं आता है किसी भी प्रोसेस में, हम यहाँ लिखेंगे पी एटीएम V2 मतलब किसका वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम, क्योंकि जब हमने बॉयल किया तो वो किसमें फाइनल कन्वर्ट हो जा रहा है, उसकी स्टेट चेंज हो जा रही है ना, लिक्विड से किसमें चला जा रहा है, गैस में। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। आपको एक चीज और बताएं, यहाँ पे वॉल्यूम और लिक्विड को आप इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हमारा वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो Vg बहुत ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू VL, है ना। तो अपन VL को इग्नोर भी कर सकते हैं, अगर VL दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो अपन इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अगर हम वॉल्यूम ऑफ द गैसियस फेस दिया है और लिक्विड फेस में उसका वॉल्यूम नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। चेंज इन क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी। और आप देखेंगे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा वो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आएगा, मतलब इंटरनल एनर्जी में हमारा क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। यही सेम चीज आप मेल्टिंग प्रोसेस में भी लगा सकते हैं। मेल्टिंग में क्या करोगे आप बताओ, यहाँ पे क्या लिखोगे, m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिखोगे, वो भी अपन मान लो चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही मेल्ट कर रहे हैं तो PATM ही लिखेंगे। फाइनल वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम माइनस किसका वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम, क्योंकि जब हम मेल्ट करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं, तो फाइनल लिक्विड का वॉल्यूम माइनस सॉलिड का वॉल्यूम। याद रखिए जो यहाँ पे जब मेल्टिंग होती है ना बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑलमोस्ट सेम होता है। यहाँ पे वॉल्यूम में बहुत ज्यादा चेंज आता है बॉइलिंग में, इसलिए इसको अपन जीरो नहीं कर सकते, चेंज को जीरो नहीं ले सकते, ये तो होता ही नहीं बॉइलिंग में जीरो, क्योंकि गैस का वॉल्यूम बहुत ज्यादा इन कंपेरिजन टू लिक्विड हम जानते हैं। लेकिन लिक्विड और सॉलिड के वॉल्यूम में जब हमारी कोई चीज मेल्ट होती है तो उसके वॉल्यूम में कुछ ज्यादा चेंज नहीं आता है। एक्चुअल में लिक्विड में जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, हाँ बढ़ता है, लेकिन बहुत कम चेंज होता है, इसलिए अपन इस वाले टर्म को वहाँ पे जीरो भी कर सकते हैं मेल्टिंग में। तो मेल्टिंग में जो हमारे इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है वो m इंटू LF होता है। m क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस है, LF क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, और LV क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। समझ में आ गया। तो ये एप्लीकेशन है और इस पे कई बार सवाल आए हैं कि बॉइलिंग प्रोसेस में हमारा इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, मतलब क्या लिमिटेशंस थी जिससे सेकंड लॉ आया और सेकंड लॉ क्या है। तो लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लिमिटेशन ये है हमारी कि हमें इंडिकेट नहीं करता कि डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा, मतलब हीट हमारी कहां से कहां फ्लो होगी, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर बॉडी होगी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर बॉडी होगी। ठीक है, साथ ही साथ हमें ये भी नहीं बताता है कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिन कंडीशंस में अपन हीट से वर्क पा सकते हैं और वर्क से हीट पा सकते हैं, मतलब हमें कुछ नहीं बताता, ये ओनली सिंपली टेल कि आप हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो और वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन व्हाट आर द कंडीशंस अंडर विच वी कैन कन्वर्ट हीट इनटू वर्क और वर्क इनटू हीट। और साथ ही साथ ना हमें ये बताता है कि हम 100% मतलब हम कंटिन्यूअसली हीट को वर्क में क्यों कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, व्हाट इज द रीजन व्हाई वी कैन नॉट कन्वर्ट ऑल ऑफ द हीट इनटू ऑल ऑफ द हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। ये सब चीजें हमको नहीं बताता। इट ओनली सेज कि आप क्या कर सकते हो, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कितना हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या 100% कर सकते हो, अगर कर सकते हो तो कौन सी कंडीशंस है जिनमें आप कर सकते हो। और ना ही हमको ये बताता है कि हमारा हीट फ्लो कहाँ होगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में होगा कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में होगा, ये कुछ भी हमको नहीं बताता। इसलिए हमारा कौन सा लॉ आया, सेकंड लॉ आया। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन लिमिटेशंस को दूर कर देता है, और ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो दो स्टेटमेंट को कंप्राइजेस, मतलब इसमें दो स्टेटमेंट होते हैं। एक होता है, जल्दी से सुन लो, कहानी है, फिर अपन इसमें हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर पढ़ना है जो कि लास्ट टॉपिक होगा। क्या होता है पहला, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट।
और दूसरा है हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट। मैं आपको बहुत जल्दी बता दे रहा हूँ, ये लॉ है क्या, ये स्टेटमेंट है सिंपल से, जो ये कुछ कहते हैं हमसे, क्या कहते हैं, ये कहता है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि आप ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते, ऐसी मशीन नहीं बना सकते जिसका काम हो कि वो कंटिन्यूअसली हीट देते जाओ और वो आपको कंटिन्यूअसली वर्क में कन्वर्ट करते जाए। दिस इज इम्पॉसिबल, ये ऐसा आप नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि आप 100% हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये तो लिमिटेशंस था। तो केल्विन ने कहा कि स्टेटमेंट है दिस इज इम्पॉसिबल, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप किसी सोर्स से हीट लेते रहो और कंटिन्यूअसली उसको वर्क में कन्वर्ट करते रहो। तो आप क्या कर सकते हो, उसने बोला कि अगर आपको कंटिन्यूअसली वर्क चाहिए तो आपको कुछ हीट कहीं ना कहीं सिंक में रिजेक्ट करनी होगी। आपको क्या करनी होगी, कुछ हीट को सिंक में क्या करना होगा बच्चों, रिजेक्ट करना होगा। ठीक है, जब भी आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कंटिन्यूअसली हीट को किस में कन्वर्ट करते हैं, वर्क में, लेकिन आप पूरी पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी वो सिंक को देनी होगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, तो इस पर बेस्ड क्या होता है, इस पर होता है हमारा हीट इंजन। तो हीट इंजन यही है जो कि हीट लेता है, हाई टेम्परेचर बॉडी से हीट लेता है ना, या हॉट बॉडी से हीट लेता है, और किसको हीट देता है, लो टेम्परेचर, लो बॉडी, जिसका लो अपन ये बोल सकते हैं कोल्ड बॉडी को हीट देता है, या लो टेम्परेचर बॉडी को हीट देता है, कुछ हीट को रिजेक्ट कर देता है सिंक में जाके। जिसको लो टेम्परेचर बॉडी होती है उसको हम सिंक कहते हैं, जो हाई टेम्परेचर बॉडी होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, सोर्स कहते हैं। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सोर्स से हीट ले और हम सिंक को दें और उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ हीट को इसमें कन्वर्ट कर लें बच्चों, वर्क में कन्वर्ट कर लें। मतलब अपन को सिंक को हीट देना जरूरी है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, और हीट इंजन इज बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट। हीट इंजन क्या है वो अपन देखने वाले हैं। क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है कि ऐसा आप कोई भी मशीन नहीं बना सकते जो लो टेम्परेचर बॉडी, यहाँ पे होती है लो टेम्परेचर बॉडी है ना, यानी ये T2 मतलब ये सिंक क्या कहलाता है, लो टेम्परेचर बॉडी जिसका टेम्परेचर लो होता है, और ये होती है हाई टेम्परेचर बॉडी जिसका टेम्परेचर अपन T1 लेंगे और इसको अपन सोर्स बोलेंगे। सोर्स क्या होता है, जिसका टेम्परेचर हाई होता है। हाई टेम्परेचर बॉडी को हम सोर्स कहते हैं और लो टेम्परेचर बॉडी को हम क्या कहते हैं बच्चों, सिंक के टेम्परेचर को T2 से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी अपन देखेंगे सब न्यूमेरिकल बनाते समय, और सोर्स के टेम्परेचर को T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कहता है, स्टेटमेंट कहता है कि दिस इज इम्पॉसिबल, कि आप यहां से हीट लें, लो टेम्परेचर बॉडी से हीट लें और हाई टेम्परेचर बॉडी को हीट दे दें विदाउट डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क ऑन इट। दिस इज इम्पॉसिबल। मतलब आप ये बताइए, आपके फ्रिज में ऐसा होता है, फ्रिज में क्या होता है, अंदर का टेम्परेचर लो होता है और बाहर का टेम्परेचर हाई होता है। तो फ्रिज क्या करता है, अंदर की हीट बाहर एटमॉस्फेयर में देता है कि नहीं देता है। तो एटमॉस्फेयर उसके लिए सोर्स हो गया आपके रेफ्रिजरेटर के लिए, और सिंक क्या हो गया, अंदर का स्पेस। तो ऐसा होता है क्या बच्चों कि लाइट ना भी हो और आपका ऐसा होता है कि अंदर की हीट बाहर निकलती रहती है, ऐसा नहीं होता है। आपको कुछ मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से करते हैं, हम कंप्रेसर पे कुछ वर्क करते हैं, जब ही ऐसा पॉसिबल होता है कि सिंक से हम किसको हीट दे सके, सोर्स को हीट दे सके, या लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी को हीट दे सके। दिस इज इम्पॉसिबल, विदाउट डूइंग एनी वर्क यू कैन नॉट ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो बॉडी टू हाई बॉडी। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको करना है तो you have to spend some amount of work on this machine। आपको इसको कुछ वर्क करना पड़ेगा, जब भी आप ऐसा कर सकते हैं। डेल्टा W 0 हो ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट समझ में आ गए। और इस स्टेटमेंट पर क्या बेस्ड है हमारा, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, समझ में आ गया। दोनों स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गए। क्या है ये, क्या कहता है कि आप कंटिन्यूअसली हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते विदाउट रिजेक्टिंग सम अमाउंट ऑफ हीट इनटू द सिंक। लो टेम्परेचर बॉडी को आपको कुछ अमाउंट ऑफ हीट सिंक सम अमाउंट ऑफ हीट आपको रिजेक्ट करनी होगी। दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज ऑल्सो इम्पॉसिबल। यहाँ पे अगर आपको ऐसा करना है, लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर, ये आपके जो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशंस थी उनको दूर करते हैं दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, इसलिए सेकंड लॉ आया। चलो जल्दी से हम हीट इंजन देखते हैं और रेफ्रिजरेटर देखते हैं और खत्म करते हैं क्लास को। हीट इंजन, इस पे भी सवाल आते हैं। हीट इंजन क्या है, हीट इंजन एक डिवाइस है जो कि हीट को किसमें कन्वर्ट करता है, वर्क में कंटिन्यूअसली। लेकिन हमें पता है कि अगर हीट को वर्क में कंटिन्यूअसली कन्वर्ट करना है तो अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लैंक हमें कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करनी होगी। किसको रिजेक्ट करनी होगी भैया, लो टेम्परेचर बॉडी को रिजेक्ट करनी होगी। तो हीट इंजन देख लो भैया, हीट इंजन में क्या क्या होता है, एसेंशियल पार्ट्स क्या क्या होते हैं भैया। एक होता है सोर्स मतलब हाई टेम्परेचर बॉडी जहां से हम हीट लेने वाले हैं बच्चों, और उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होनी चाहिए वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं आइडियल हीट इंजन की। ठीक है, चलो ठीक है। एक होता है वर्किंग सब्सटेंस जो कि हीट लेगा, हीट देगा और हमको
सोर्स से हीट लेगा, सिंक को हीट देगा और हमको वर्क देगा कुछ, वो होता है हमारा वर्किंग सब्सटेंस। और तीसरा होता है सिंक, लो टेम्परेचर बॉडी जिसको हम हीट देने वाले। तो सिस्टमेटिक डायग्राम कैसा बनता है इसका बच्चों, ये हो गया हमारा हीट इंजन, ये हो गया अपना सोर्स, जल्दी से देख लो, इसका टेम्परेचर T1 हाई टेम्परेचर बॉडी बोल लो इसको, और ये हो गया हमारा सिंक, इसको क्या बोलते हैं अपन, लो टेम्परेचर बॉडी। तो क्या करता है, इससे हीट लेता है हीट इंजन, कितनी हीट लिया भैया Q1, और सिंक को कितनी हीट दे दिया भैया Q2, और हमें हीट इंजन क्या करके दे देगा, वर्क करके दे देगा। कितना वर्क देगा भैया, Q1 माइनस Q2। सिंपल सा लॉजिक यार, आप ये बताओ Q1 लिया Q2 दे दिया तो वर्क कितना करेगा, Q1 माइनस Q2। तो हीट इंजन एक डिवाइस है जो कि हीट को किसमें कन्वर्ट कर रही है, वर्क में। ये हो गया अपना, है ना, समझ में आ गया। यहाँ पे T1 T2 किसमें होने चाहिए भैया, केल्विन में होने चाहिए। अब इसकी इफिशियंसी आनी चाहिए, जो हमारा जो सवाल आता है वो उसकी इफिशियंसी से आता है। ध्यान देंगे मेरी बातों को, इफिशियंसी को अच्छे से सुनेंगे, और कार्नोट इफिशियंसी क्या होती है, फिर दोनों में रिलेशन क्या वो भी हम देखेंगे। इफिशियंसी ऑफ अ हीट इंजन क्या होती है, अब ये बताओ। आउटपुट अपन इनपुट ही तो होती है इफिशियंसी, कोई भी चीज का आउटपुट अपन इनपुट, आउटपुट क्या है, हमें वर्क करके दे रहा है, तो इफिशियंसी होगी नेट वर्क डन बाय द हीट इंजन, या नेट वर्क डन, ठीक है, जो कि W है यहाँ पे, अपॉन हीट एब्जॉर्ब। समझ में आ गई बात को, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स, कितनी हीट लिया, तो क्या लिखोगे इफिशियंसी को, ईटा है, क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, W अपॉन क्या लिखेंगे भैया Q1, और W को क्या लिख सकते हैं यहाँ से देखो, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1, तो क्या लिख सकते हैं इसको देखो 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। तो इफिशियंसी क्या होती है, परसेंटेज में चाहिए तो 100 का मल्टीप्लाई कर देना, वो सब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इफिशियंसी होती है किसी भी हीट इंजन की है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। Q2 क्या है, हीट रिजेक्टेड टू द सिंक, और Q1 क्या है, हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। समझ में आ रही बात को, अच्छा बहुत बढ़िया है। अच्छा आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा था 1 माइनस T2 अपॉन T1 होता है, उसकी बात अपन कर रहे हैं। किसी भी हीट इंजन की अगर आपको इफिशियंसी निकाली, दिस इज द फॉर्मूला, वो आइडियल हीट इंजन की, अभी बात करेंगे आइडियल हीट इंजन क्या होता है। तो दिस इज द एफिशिएंसी, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, हमें ना हीट इंजन का पीवी डायग्राम दिया होता है, तो पीवी डायग्राम से एफिशिएंसी निकालना होता है, वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, आप कैसे निकालेंगे देख लो, उसमें भी सवाल आता है, सुनेंगे जल्दी से, है ना। एफिशिएंसी ऑफ अ साइकिल, मान चलो हमें हीट इंजन पीवी कर्व पे दिया हुआ है ऐसे, बच्चों एक क्लॉकवाइज होगा ना तो हीट इंजन होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, रेफ्रिजरेटर होगा। क्यों बताओ, अगर एक क्लॉकवाइज होगा मतलब हमें नेटवर्क यहाँ पे मिलेगा, वर्क पॉजिटिव आएगा, मतलब वर्क मिल रहा है, और जिससे वर्क मिलता है वो हीट इंजन होता है। और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता बच्चों, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो यहाँ पे कंप्रेशन वर्क नेगेटिव आता, वर्क मतलब इस पे हम वर्क कर रहे होते, मतलब ये क्या होता है, रेफ्रिजरेटर। तो ये हमारा हीट इंजन, ये वॉल्यूम V2 सॉरी V0, ये 2V0, ये प्रेशर P0, यहाँ प्रेशर 2P0। बोले भाई साहब इस साइकिल इफिशिएंसी बताओ कितनी होगी, कैसे निकालो, आप तो याद भी कर लो इसकी इफिशिएंसी कितनी होती है, लेकिन मैं आपको निकालना भी सिखाऊंगा। तो इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, तो इफिशिएंसी है क्या बच्चों, पहले ये बताओ मुझे। इफिशिएंसी है नेटवर्क अपॉन हीट एब्जॉर्ब। नेटवर्क कैसे निकालो, नेटवर्क मतलब एरिया ऑफ द साइकिल, अरे नेटवर्क तो क्या होगा, एरिया ऑफ द साइकिल ही तो होगा भैया नेटवर्क। तो नेटवर्क एरिया ऑफ द साइकिल, तो यहाँ पे एरिया ऑफ द साइकिल क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है तो P0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल। तो ये हो गया वर्क। बच्चों अब आप ये हीट एब्जॉर्ब कैसे निकालोगे, और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कौन से प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रही है, ये आपको यहाँ पे पता लगाना होगा। तो आप हीट एब्जॉर्ब कैसे निकालेंगे, तो हीट एब्जॉर्ब यहाँ पे जिसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका AB प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ रहा है गैस का, और BC प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ रहा है गैस का, मतलब AB और BC में हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, मतलब सिस्टम से ले रहा है हीट, पॉजिटिव आ रहा है, डेल्टा Q पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप निकालें, आप इसका डेल्टा Q निकाले, इसका डेल्टा Q निकाले, इसका डेल्टा Q निकाले, इसका डेल्टा Q निकाले, जिसका डेल्टा Q पॉजिटिव आएगा आपको यहाँ पे पॉजिटिव वाला लिखना है, ना कि आपको नेगेटिव वाला लिखना है, ठीक है समझ। यहाँ पे नेट नहीं लिखना ही, नेट हीट तो किसके बराबर होगी, नेटवर्क के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो साइक्लिक प्रोसेस है, तो फिर एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, ऐसा नहीं। तो हीट एब्जॉर्ब कौन सी होगी, आप पहले हर एक प्रोसेस का डेल्टा Q निकालें, जिसका डेल्टा Q पॉजिटिव आते जाएगा वो हीट एब्जॉर्ब कहलाएगा, जो डेल्टा Q नेगेटिव आते जाएगा वो हीट रिजेक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि हीट एब्जॉर्ब जो होगी वो AB में होगी और किस में होगी, BC में होगी, क्योंकि इन दोनों की हीट ही पॉजिटिव आएगी, इसकी हीट नेगेटिव आएगी, डेल्टा Q इसका नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे हीट रिजेक्शन होगा। अच्छा AB की हीट कैसे निकालोगे, N इंटू मोल दे देगा 1 मोल 2 मोल, लेकिन मोल की जरूरत भी नहीं है अपन को, है ना। अपन को एक गैस बता देगा कौन सी गैस है, मोनोएटमिक है डायटोमिक, उसकी जरूरत पड़ेगी, मोनोएटमिक है डायटोमिक है। तो N, अच्छा AB कौन सा प्रोसेस, AB अपना आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक है तो डेल्टा Q क्या होता है आइसोकोरिक में, NCV डेल्टा T बच्चों यही होता है। और BC अगर आप देखो तो कौन सा प्रोसेस, आइसोबारिक है, बिल्कुल सही बात है आइसोबारिक है, तो आइसोबारिक में क्या होता है NCP डेल्टा T होता है, डेल्टा Q हमें जानते हैं, हमें पहले पढ़ चुके हैं। तो N इंटू CV, CV क्या होता है F/2 इंटू R होता है, F या डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर मोनोएटमिक है तो 3 रख देना, डायटोमिक है तो 5 रख देना। डेल्टा T फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, मतलब B का टेम्परेचर अपॉन
ए का टेम्परेचर। तो बी पे टेम्परेचर क्या होगा बोलो तो भैया, 2P0 V0 अपॉन NR। बच्चों ये कैसा लिखा, PV इक्वल टू NRT। तो टेम्परेचर क्या आ जाएगा, PV अपॉन NR। प्रेशर कितना है बी पे, 2P0। वॉल्यूम कितना है, V0 अपॉन NR। तो ये लिख दिया 2P0 V0 माइनस NR। अरे समझ में आ रहा होगा, P0 V0 अपॉन NR। ए का प्रेशर इतना ही आएगा, वो सॉरी ए का टेम्परेचर इतना आएगा, प्लस N। अच्छा ए कितना होता है, CP कितना होता है, 1 प्लस F/2 इंटू R। सब बताया हुआ है, समझ में आ रही बात को। और F कैसे पता चलेगा, मोनोएटमिक है कि डायटोमिक। अगर आप ध्यान से देखो तो NR कैंसिल आउट होते जाएंगे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और C पे कितना आएगा टेम्परेचर, 4P0 V0 अपॉन NR माइनस B पे कितना आएगा, B पे आएगा 2P0 V0 अपॉन NR। बच्चों इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अब मुझे थोड़ा बहुत याद है, थोड़ा गलत भी हो सकता है। अगर मोनोएटमिक गैस होती है बच्चों तो मुझे लगता है इफिशिएंसी आती है 15.34%, 15.34% इफिशिएंसी आती है अगर मोनोएटमिक होती है। मुझे नहीं पता क्या आती है क्या नहीं आती है, आप तो निकाल लो। मोनोएटमिक होगी तो F को 3 रखना, NR कैंसिल आउट हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे पुट करना, P0 V0 कट जाएंगे, इफिशिएंसी आपकी आ जाएगी। तो इफिशिएंसी ऑफ साइकिल निकालना आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखिए कार्नोट हीट इंजन। कार्नोट हीट इंजन क्या होता है, तो कार्नोट हीट इंजन एक रिवर्सिबल हीट इंजन है। कार्नोट हीट इंजन क्या है, रिवर्सिबल हीट इंजन है। और कार्नोट हीट इंजन में कितने प्रोसेस होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं। अगर उसका हम पीवी डायग्राम बनाए तो जल्दी से देख लो। कार्नोट इंजन का, कार्नोट इंजन क्या होता है, रिवर्सिबल हीट इंजन। इसका अगर बनाए तो कैसा, ऐसा 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 ऐसा, जानते हैं सब आप। ये क्या है, यहाँ पे Q1 देते हैं, यहाँ पे अपन को वर्क मिलता है, यहाँ से Q2 रिजेक्ट होता है और यहाँ पे वर्क करते हैं। तो W नेट कितना आ जाएगा, W1 माइनस W2, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, ये एडियाबैटिक कंप्रेशन है। ये कौन सा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। ये क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। और ये आइसोथर्मल क्या है, एक्सपेंशन है। हमें पता है आइसोथर्मली हम हीट देते हैं, ये सब आपने जानते हो, आपको सब पता है। जब आप इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये आती है 1 माइनस T2 अपॉन T1, जहाँ पे T2 क्या है बच्चों, ये T1 टेम्परेचर है। यहाँ पे आइसोथर्मल है ना ये प्रोसेस, तो यहाँ से आता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, है ना। और ये T2 टेम्परेचर है। हाइट ये होता है अपना हाई टेम्परेचर, सॉरी लो टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर होता है, जो हमारी सिंक थी उसका टेम्परेचर होता है। और किसका होता है, सोर्स का टेम्परेचर होता है। यहाँ से आप देखेंगे जो एफिशिएंसी है वो नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करते। अब सवाल ये पूछा जाता है कि क्या कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है, तो आपका आंसर होगा नहीं हो सकती है। बताओ क्यों नहीं हो सकती। इट ओनली डिपेंड्स, पहले तो याद रखिए, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक। रिवर्सिबल हीट इंजन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। ये Q1 Q2 इस पे डिपेंड नहीं करता है ना, है ना, ना ही नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। अब हमसे ये सवाल पूछ सकता है कि क्या बताओ कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% हो सकती है। तो 100% होने का मतलब एफिशिएंसी 1 होना है, यहाँ पे 1 का होगी। 1 होगी या तो T2 कितना हो जाए, T2 0 हो जाए, 0 केल्विन हो जाए, या तो T1 इनफिनिट केल्विन हो जाए। और ना ऐसा हो सकता है ना ऐसा हो सकता है, मतलब कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। मतलब जो रिवर्सिबल हीट इंजन है उसकी एफिशिएंसी भी 100% नहीं हो सकती बच्चों। अब देखो यहाँ पे एफिशिएंसी कैसे बढ़ सकती है, आपको क्या करना है, सोर्स का टेम्परेचर जितना हाई से हाई रखोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होने वाला है, क्योंकि T1 जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा हमारी एफिशिएंसी होगी। और T2 जितना कम होगा, सिंक का टेम्परेचर जितना कम से कम होगा उतनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी। तो सिंक का टेम्परेचर कम से कम होना चाहिए और सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, जैसे आपके पास ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, या तो 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा सकते हो सोर्स का। आपको पता है अगर आप 5 डिग्री टेम्परेचर सोर्स का बढ़ाएंगे तो भी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बढ़ेगी एफिशिएंसी। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप 5 डिग्री सेंटीग्रेड सिंक का टेम्परेचर कम कर सकते हो। तो आप क्या करना पसंद करोगे जिससे एफिशिएंसी ज्यादा बढ़े, क्योंकि आपका एम है एफिशिएंसी को ज्यादा बढ़ाना। तो आप क्या करोगे, आप सोर्स को 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे कि सिंक का 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करोगे, ये आपके ऊपर है। आप देखो किसका इफेक्ट ज्यादा होता है, सोर्स के टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा है एफिशिएंसी पे कि सिंक के टेम्परेचर का इफेक्ट ज्यादा है। तो आप कुछ मत करना, आप पहले इसको 100 लेना और इसको 0 ले लेना, है ना, ऐसे सॉल्व करना। एक को 373 केल्विन ले लेना, एक को 273 केल्विन ले लेना। फिर क्या करना, 373 में 5 बढ़ाना तो 378 हो जाएगा, एफिशिएंसी कैलकुलेट करना। फिर क्या करना, 100 वाले को 100 ही रहने देना, और जो अपना दूसरा 0 था उसको कितना कर लेना, 5 कम कर लेना, -5 कर लेना। फिर एफिशिएंसी कैलकुलेट करना, फिर देखना आपको कहां पे ज्यादा एफिशिएंसी आपकी बढ़ी। इनिशियली क्या थी, 0 और 100 में थी, तो आपको कहां ज्यादा मिली, 105 और 0 पे ज्यादा मिली कि
100 और -5 पे ज्यादा मिली, क्योंकि आपने एक जगह सिंक के टेम्परेचर को 5 कम किया है और एक जगह आपने सोर्स के टेम्परेचर को 5 बढ़ाया है। चलो मैं ही बता देता हूँ क्या होमवर्क करोगे। यहाँ पे जो इफेक्ट होता है ना वो सिंक का ज्यादा होता है, मतलब जब आप 5 डिग्री सेंटीग्रेड सिंक का टेम्परेचर कम करोगे तो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ेगी इन कंपैरिजन टू जब आप सोर्स का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे। इतना क्लियर हो गया। एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है। अच्छा देखो, अब हमारा कोई हीट इंजन अगर रिवर्सिबल है, अगर लिखा हुआ कार्नोट हीट इंजन, तो हम दोनों चीजें लिख सकते हैं। देखो हम लिख सकते हैं 1 - T2/T1 = 1 - Q2/Q1। एक किसकी है, ये एक्चुअल इंजन है, और एक और है रिवर्सिबल। और हमारा इंजन अगर रिवर्सिबल है तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। समझ में आई बात को? कब एक दूसरे के इक्वल होंगे? कभी कभी ये सवाल आता है कि एक साइंटिस्ट ने ऐसा हीट इंजन बनाया, क्या वो पॉसिबल है कि नहीं है? तो आप सबसे पहले, ये आइडियल इफिशिएंसी कहलाती है। आइडियल इफिशिएंसी किसी भी हीट इंजन, अच्छा कार्नोट थ्योरम भी मैं यहीं से बता दे रहा हूं कि दुनिया में कोई भी हीट इंजन है आपका, उसकी इफिशिएंसी कार्नोट इफिशिएंसी से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब इससे इफिशिएंसी ज्यादा नहीं हो सकती किसी भी हीट इंजन की। अगर वो भी हीट इंजन T1 और T2 के बीच में काम कर रहा है और आपका कार्नोट इंजन भी T1 और T2 के बीच में काम कर रहा है, टेम्परेचर दोनों का सेम होना चाहिए, सोर्स और सिंक का, दोनों हीट इंजन के लिए अगर काम कर रहा है बच्चों, तो किसकी सबसे ज्यादा इफिशिएंसी होगी? हमारे कार्नोट इंजन की। कार्नोट इंजन से ज्यादा इफिशिएंसी किसी भी हीट इंजन की नहीं हो सकती। और इसी से हम ये पता लगाएंगे कि मैंने जो इंजन बनाया दैट इज पॉसिबल और नॉट। तो मैं अगर बोलूं मैंने एक इंजन बनाया, मान के चलो मैंने बनाया, सोर्स का टेम्परेचर लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अच्छे सुनना मेरी बात को, और सिंक का टेम्परेचर लिया हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हमने बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर के बीच में एक हीट इंजन लगा दिया। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है पानी का, बॉइलिंग पॉइंट है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट है। तो हमने बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में एक हीट इंजन को बनाया ऑफ वाटर। तो इसकी एफिशिएंसी, आइडियल एफिशिएंसी कितनी आएगी? तो आइडियल एफिशिएंसी आप इससे निकालोगे। ये भी सवाल नीट 2018 या 2019 में पूछा गया। तो एफिशिएंसी इसकी आती है, मैं आपको बता दे रहा हूं, इसकी एफिशिएंसी आती है 26.33%। अरे इससे निकाल लेना 1 - T2/T1। T2 कितना लिखोगे? T2 लिखोगे 273, और T1 कितना लिखोगे? T1 लिखोगे 373। मतलब अगर मैं एक हीट इंजन बनाऊंगा तो इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अगर मैं एक हीट इंजन को लगाता हूं तो उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है? 26.33%। इससे ज्यादा एफिशिएंसी नहीं हो सकती। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं आपको बोलूं मैंने एक हीट इंजन बनाया और मैंने यहां से हीट लिया 2 जूल, और इसने वर्क करके दिया हमको 8 जूल। कितना वर्क करके दिया? 8 जूल। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ जो मैं बोल रहा हूं एक हीट इंजन पॉसिबल है कि नहीं है? तो आप क्या करोगे? ये है आइडियल एफिशिएंसी। अब आप निकालोगे एक्चुअल एफिशिएंसी। एक्चुअल एफिशिएंसी ये होती है, या एक्चुअल एफिशिएंसी W/Q1 भी होती है। तो W कितना है? 8, और हीट कितनी ले रहे हैं? 2। अरे ये तो हो ही नहीं सकता, सॉरी, यहाँ 8 करो, यहाँ 2 करो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो, तो W कितना है? 2, और ये कितना है? 8, तो कितना आ गया? 1/4, मतलब 25%। मतलब मैंने जो हीट इंजन बनाया वो 25% एफिशिएंसी, और इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती थी बच्चों? 26.33। मतलब एक हीट इंजन पॉसिबल है, एक हीट इंजन पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं ये बोल देता कि वर्क हमको दे रहा है 4 जूल, अब बताओ ये हीट इंजन पॉसिबल है क्या? तो बोलते सर मजाक क्यों करते हो, ऐसा हीट इंजन आप बना ही नहीं सकते। आप कैसे बना लोगे ऐसा हीट इंजन? कार्नोट थ्योरम खत्म हो जाएगी फिर तो। आप कैसी बात कर रहे हो? किसकी सबसे ज्यादा एफिशिएंसी हो सकती है? कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कितनी है अगर आप T1 और T2 के बीच में काम कर रहे हो? 26.33। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकती ना। आपने ऐसे कैसे कर लिया? आपकी एफिशिएंसी तो कितनी आ गई? अगर आपने 8 और 4 ले लिया तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 4/8 50%। आपकी एफिशिएंसी 50%। ऐसा हीट इंजन पॉसिबल नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया? ऐसा कब लिखना है? अच्छा, हमारे जितने भी सवाल होंगे इसमें हम ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम जिन भी हीट इंजन की बात करेंगे दे ऑल आर रिवर्सिबल। अगर वो रिवर्सिबल है तो T2/T1 = Q2/Q1। बहुत स्टडी हुए सवाल आते हैं। 4 चीजें यहाँ पे आप देख लो अच्छे से, 4 में से हमेशा 3 दी होंगी, एक आपको निकाल होगी। यहाँ पे याद रखेंगे T1 T2 को आपको किस में रखना है बच्चों? डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं रखना है, केल्विन में रखना है। किस में रखना है? केल्विन में। मेरी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। मैंने जितनी चीजें आपको बताई ये सब आपको पता होनी चाहिए। चलो जल्दी से लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, रेफ्रिजरेटर। चलो फिर से देख लेते हैं रेफ्रिजरेटर। जल्दी से देख लो भाई, रेफ्रिजरेटर क्या होता है? तो रेफ्रिजरेटर ये क्या है? कार्नोट नहीं लिखते, कार्नोट मतलब रिवर्सिबल हो जाएगा। हीट इंजन इन रिवर्स डायरेक्शन। मतलब ये करता क्या है? ये उल्टा करता है। ये क्या करता है? हीट को लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी को देता है, लेकिन इस पे हमको वर्क करना पड़ता है। जो हमारे घर में फ्रिज है, एसी है, ये सब चीजें वही है। तो इसमें क्या होता है बच्चों? ये अपना रेफ्रिजरेटर होता है, इस पे अपन वर्क करते हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पे अपन वर्क करते हैं, W वर्क करते हैं, कंप्रेसर वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये क्या है अपना? सिंक।
सिंक को अपन क्या क्या बोल सकते हैं, फ्रीजर का टेम्परेचर बोल सकते हैं, रेफ्रिजरेटेड स्पेस का टेम्परेचर बोल सकते हैं, कुछ भी। अगर हमें इस टेम्परेचर को मेंटेन रखना, इसमें बहुत सारी चीजें रखी होगी, वो हीट को कंटिन्यूसली एमिट कर रही होंगी। अगर हमें यहाँ के टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो यहाँ से हीट लेनी होगी। ये ले ली हमने Q2, किसको दे देंगे, सिंक को दे देंगे। फ्रिज के केस में सॉरी सोर्स, फ्रिज के केस में सोर्स क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा। फ्रिज करता है क्या, अंदर की हीट को एटमॉस्फेयर में दे देता है बच्चों। कितनी हीट दे देता है, Q1। यहाँ का टेम्परेचर T1 मान लो, ठीक है, समझ में आ गया। एटमॉस्फेयर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, यहाँ का टेम्परेचर T2, ये हो जाएगा रेफ्रिजरेटेड स्पेस। तो बच्चों हम यहाँ से Q2 हीट ले रहे हैं और कंटिन्यूसली अपन हाई टेम्परेचर बॉडी को देते जा रहे हैं। ऐसा करने के लिए हमें इस पे क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चों W कितना आएगा, W आप तो यहाँ पे एक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। Q2 दिया, बिल्कुल दिया, और Q2 दिया, W दिया, मिला क्या, Q1। तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2। अब इसमें क्या होता है, इसकी इफिशिएंसी नहीं होती, इसका COP होता है। इसका क्या होता है, COP होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका जो COP होता है बच्चों, बीटा, वो होता है अपना रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। दिस इज Q2 इज कॉल्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, जो कि हमको चाहिए है। तो Q2 अपॉन वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेटर, तो Q2 अपॉन W। अब Q2 अपॉन W, तो Q2 अपॉन W, W को क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2। और इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो Q2 से डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन Q1 अपॉन Q2 माइनस 1, ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया, तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं। चलो तो इसको देख लो जल्दी से, फिर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, फिर खत्म है। चलो अच्छा देखो एक चीज और देखो, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारा जैसे फ्रिज का दरवाजा खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, या एसी का कंप्रेसर हम एसी के साथ लगा देंगे तो क्या होगा, तो रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा। बट ऑब्वियस बात है, क्योंकि देखो ये ले कितनी रहा है हीट, Q2, रूम को दे कितना रहा है, Q1 हीट दे रहा है। और अपन देख सकते हैं कि जो Q1 है दैट इज इक्वल टू Q2 प्लस W, मतलब जितनी हीट ले रहा है उससे ज्यादा रूम को दे रहा है। भाई ले कम रहा है, दे ज्यादा दे रहा है, ये हीट आई कहां से, तो ये हीट क्या है, जो मैकेनिकल वर्क उस पर कर रहे हैं वो हीट में कन्वर्ट होकर रूम में चला जा रहा है। तो हम जो इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे थे वो भी हीट में कन्वर्ट होकर रूम में चला जाएगा। तो जितना हीट लेगा उससे ज्यादा वो दे देगा। अगर हम फ्रिज का दरवाजा खोल देंगे तो रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ऐसे एसी जितनी हीट लेगा उससे ज्यादा उसका कंप्रेसर उससे ज्यादा हीट उस रूम में दे देगा। अगर हम कंप्रेसर को भी अंदर लगा देंगे तो फिर हमारा रूम का टेम्परेचर घटेगा नहीं, रूम का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि हम जो इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं वो भी हीट में कन्वर्ट होकर उस रूम में चला जाएगा। बच्चों इतना क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। एक चीज और ध्यान देंगे, अगर ये रिवर्सिबल होता बच्चों तो इसकी जो एफिशिएंसी होती वो होती T2। देखो यहाँ Q2 है तो यहाँ लिख लो T2 T1 माइनस T2। और अगर ये रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है ना, तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे भी देखो T1 Q1 Q2, इनमें से 4 चीजें यहाँ भी हैं, उनमें से कोई 3 चीजें दी होंगी, एक आपको निकालनी होगी। आप आराम से कर सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूले याद है। और आपको हमेशा ये एफिशिएंसी को इसके बराबर लिखना है। एक्चुअली में दिस इज द एक्चुअल एफिशिएंसी और रियल एफिशिएंसी, दिस इज द आइडियल एफिशिएंसी। और अगर हमारा रेफ्रिजरेटर आइडियल है तो दीस टू एफिशिएंसीज आर इक्वल, तो आप इन दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, चलो एक लास्ट टॉपिक और मैं आपको बता दूं, छोटा सी है, उसको भी अपन देख ही लेते हैं। अब उसको क्या छोड़ेंगे, इसमें क्या होता है ना, कभी कभी हीट इंजन होता है, मतलब मान चलो हीट इंजन है जो कि T1 और T2 के बीच में काम कर रहा था। अब उसी हीट इंजन को हमने कैसे काम कराने लग गए, हम एज अ कार्नोट इंजन काम कराने लग गए। अब वो सॉरी रिवर्स कार्नोट इंजन के जैसे, मतलब रेफ्रिजरेटर के जैसे काम कराने लग गए। हीट इंजन T1 T2 पे, अब हम उल्टा करने लग गए। हम क्या करने लग गए, हमने क्या किया, हमने T2 से हीट लिया और T1 पे देने लगे, तो हमें वर्क करना पड़ेगा जो मिल रहा था। तो इनमें एक रिलेशन है, COP और एफिशिएंसी में एक रिलेशन है। लेकिन T1 T2 अपने हीट इंजन का और कार्नोट इंजन का सेम होना चाहिए, सोर्स और सिंक के टेम्परेचर सेम होनी चाहिए। तो इनके लिए जो रिलेशन है वो ये है कि बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन ईटा माइनस 1। ईटा क्या है, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ व्हाट, दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ व्हाट, हीट इंजन, एंड दिस इज द COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। दिस इज द रिलेशन बच्चों। ठीक है, तो ये वो हीट इंजन था, T1 T2 के बीच में हीट इंजन था, जो कि हम कैसे काम करा रहे हैं, उससे एज अ रेफ्रिजरेटर काम करा रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक दो सवाल और आते हैं, उन्हें दो हीट इंजन को सीरीज में जोड़ देते हैं और बोलते हैं कि अगर दोनों का वर्क आउटपुट सेम है तो T1 T3 में क्या रिलेशन होगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आपका होमवर्क है, आप कर लेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। वो बोलते हैं कि दो हीट इंजन है, सुनना अच्छे से, बस सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये T1 है और ये T2 है, T3 है और ये T2 है। तो इसका जो
सिंक, इसके लिए जो सिंक का काम कर रहा है, इसके लिए वो कैसे काम कर रहा है, सोर्स के जैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे 3 टेम्परेचर है, T1 T2 और T3। समझ में आई बात को? हीट इंजन 1 के लिए T1 क्या है, सोर्स, और T2 क्या है, बोलो T2 क्या है, सिंक है। और हीट इंजन 2 के लिए सोर्स कौन है, T2, और सिंक कौन है, T3। बोलता है अगर इनकी इफिशिएंसी सेम है, सुन लेना, इन दोनों हीट इंजन की अगर इफिशिएंसी सेम है, इफिशिएंसी को सेम रखना, तो बोलता है कि अब T1 T2 T3 इन तीन में से कोई 2 टेम्परेचर दे देगा, मतलब रिलेशन पता लगाना है आपको T1 T2 T3 में, अगर इफिशिएंसी सेम है, और एक बार दे देगा अगर दोनों का वर्क आउटपुट सेम है। एक बार इन दोनों हीट इंजन की इफिशिएंसी सेम है, बच्चों सुन लो मेरी बात, एक बार इन दोनों इंजन की क्या है, इफिशिएंसी सेम है, और एक बार क्या है, इन दोनों का वर्क आउटपुट सेम है। तो बताओ T1 T2 T3 में रिलेशन क्या होंगे? तो वर्क आउटपुट सेम है वो आप कर लेना, अगर इफिशिएंसी सेम है तो आप क्या करोगे, इफिशिएंसी 1 इक्वल टू इफिशिएंसी 2 ये लिखोगे। इफिशिएंसी 1 क्या होगी, 1 माइनस T2 अपॉन T1, बिल्कुल लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर, और इसमें क्या लिखोगे 1 माइनस, मेरी बात को ध्यान सुनना, लो टेम्परेचर, तो इसके लिए लो टेम्परेचर कौन है, T3 अपॉन हाई टेम्परेचर कितना है, T2 बच्चों। तो 1 1 कट गया तो क्या आएगा, T2 का स्क्वायर इक्वल टू T1 इंटू T3, तो T2 कितना आ जाएगा, रूट ओवर T1 इंटू T3। कब है, जब इफिशिएंसी दोनों की सेम है। अच्छा दोनों को वर्क आउटपुट सेम है बच्चों, वर्क आउटपुट सेम है तो क्या करोगे, अगर वर्क आउटपुट सेम हुआ तो आप T3 निकालना, T2 निकालना, सॉरी, मेरे हिसाब से T1 प्लस T3 अपॉन 2 आएगा। बच्चों मैं कंफर्म नहीं हूं उसके बारे में, लेकिन आप क्या करोगे, दोनों के वर्क आउटपुट को सेम रख दोगे। आपको पता है वर्क आउटपुट क्या होता है, अभी हमने देखा था। आप दोनों के वर्क आउटपुट को सेम रख देना, T1 T2 के टर्म्स में इसका वर्क आउटपुट लिखना, इसका वर्क आउटपुट लिखना T2 और T3 के सामने, और दोनों के वर्क आउटपुट को सेम कर देना। आपको शायद ये रिलेशन मिलेगा बच्चों, एक बार देख लेना, ठीक है। और जब इफिशिएंसी सेम होगी तो ये रिलेशन आएगा। चलो एक छोटी सी चीज और मैं आपको बता दूं जल्दी से, देखो तो भाई, जो कि मुझे केटीजी में बता देना था लेकिन वहां नहीं बताया, तो यहाँ बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट एक कंटेनर है, आपने इस कंटेनर में 2 मोल मिलाए H2 के और 3 मोल मिलाए हीलियम के, एक मोनोएटॉमिक गैस मिलाई, एक डायटोमिक गैस मिलाई। अब बोलता है कि अगर हमने इसमें मिला दी तो इसका गामा क्या होगा, गामा मिक्स क्या होगा, ये मिक्सर हो गया ना दोनों गैस का, गामा मिक्स क्या होगा, सीपी मिक्स क्या होगा, सीवी मिक्स क्या होगा, सीपी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इस मिक्सर की क्या होगी, है ना। या फिर ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि इस मिक्सर के अगर मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है डेल्टा टी, इस मिक्सर का टेम्परेचर बढ़ाना है डेल्टा टी, मेरी बात को ध्यान से सुने, और भी तरीके से बना सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हमें कितनी हीट देनी होगी इसको, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एट कांस्टेंट प्रेशर आप क्या लिखोगे, एट कांस्टेंट प्रेशर लिखोगे सीपी मिक्स, ऐसा लिखोगे N1 प्लस N2 सीपी मिक्स डेल्टा टी। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसकी टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी होगी, प्लस इसको कितनी देनी, दोनों को जोड़ देंगे तो भी आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर डेल्टा टी से टेम्परेचर बढ़ाना है आप ये भी यूज कर सकते हैं। N1 प्लस N2 टोटल मोल कितने हो गए, N1 प्लस L2 इंटू सीपी मिक्स, इसका सीपी मिक्स निकालो और डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाना, ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको पता है सब। चलो अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 3 चीजें आपको निकालते आनी चाहिए। तो भैया जल्दी से फॉर्मूला देख लो, सीपी मिक्स क्या कहता है, सीपी मिक्स होता है N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2 CP1 क्या होगा, CP1 होगा F के टर्म्स में लिखना है तो 1 प्लस F/2 इंटू R, गामा के टर्म्स में लिखना है तो गामा R अपॉन गामा माइनस 1, जो आपका मन करे आप ऐसे लिख लो, गामा 1। आपको इनकी गामा पता है तो अच्छी बात है, पर आपको इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो ऊपर वाला यूज कर लो। CP2 क्या होगा, गामा 2 R अपॉन गामा 2 माइनस 1, गामा पता है हमने मान लिया, ठीक है। CV मिक्स क्या हो जाएगा, N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 प्लस N2, समझ रहे होगे। CP1 क्या होता है बच्चों, F/2 इंटू R होता है, और इसके टर्म्स में क्या होता है, R अपॉन गामा माइनस 1 होता है, आप ये सब कुछ जानते हैं, तो ऐसे फॉर्मूला बस बताना है। अच्छा गामा मिक्स, अब गामा मिक्स में बच्चों कभी कभी कोई गलती कर देता है, वो गलती आपको नहीं करनी। गामा मिक्स को लोग ऐसे लिखने लग जाते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सब N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 अपॉन N1 प्लस N2। याद रखिए गलत, इससे आंसर नहीं आएगा, और ये बिल्कुल गलत है। आपको कैसे निकालना है, गामा मिक्स जो आएगा वो आएगा CP मिक्स अपन CV मिक्स। तो आपको पहले CP मिक्स निकाला होगा, फिर CV मिक्स निकाला होगा, फिर गामा निकलेगा, लेकिन इतना लंबा जाने के लिए टाइम लगेगा, क्योंकि CP मिक्स निकालोगे फिर CV मिक्स निकालोगे, टाइम बहुत लगेगा। इसको अपन थोड़ा सा और रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे, CP मिक्स को क्या लिख सकते हैं, R प्लस CV मिक्स, कोई दिक्कत नहीं, और CV मिक्स तो R अपॉन CV मिक्स प्लस 1,
समझ में आई बात? तो गामा मिक्स ऐसे। तो इसमें फायदा क्या होगा, आप इसको यूज करेंगे तो आपको पहले सीपी मिक्स निकालना होगा, सीवी मिक्स निकालना होगा। इसमें आपको क्या करना होगा, सिर्फ सीवी मिक्स निकालना होगा, और सीवी मिक्स जल्दी निकाल के आप यहाँ पुट कर लेंगे, सीवी मिक्स आपका आर के टर्म्स में आया तो आपका गामा मिक्सर निकल जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई हो। मैंने जितनी भी चीजें बताई, जितने भी मुझे लगता है जहां से एग्जाम में आ सकता है, मैंने वो सब चीजें आपको क्लियर कर दी बच्चों। ठीक है, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि रोटेशनल मैकेनिक्स पे बनाना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बताइए कि रोटेशनल पे ऐसा आपको चाहिए लेक्चर कि नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।